बात क्यों करते हैं। तो पहले कुछ रिपोर्ट्स देख लेते हैं जिससे पता चले कि महिला सच में आज पिछड़ी हुई है। जैसा कि 2011 के सेंसस में महिलाओं की साक्षरता दर 62.41% रह जाती है। वहीं हायर एजुकेशन में 10 में से सिर्फ 2 लड़कियां ही हायर एजुकेशन में पहुंच पाती हैं। 5वीं क्लास तक 100 में से केवल 40 लड़कियां तक ही 5वीं क्लास के बाद पढ़ पाती है, 60 लड़कियां पीछे नहीं जा पाती। तो ये सारे रिपोर्ट्स हैं जिससे मालूम चलता है कि नहीं, महिलाओं को प्रोटेक्ट करना, महिलाओं को सशक्त करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। अब हम समझते हैं कि इसके कारण क्या हो सकते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा व्यवहारिक बात हम करेंगे। जैसा कि अवनीश जी ने बताया कि हमारा माइंडसेट ही ऐसा है कि लड़कियों को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। जैसे कि एक लड़की घर में जब जन्म लेती है उसको डांसिंग गर्ल दे देते हैं, लड़कियों को बंदूक दे देते हैं। कहीं ना कहीं पहले से ही हमारे दिमाग में ये सेट है कि लड़के अच्छे होते हैं, लड़कियां निर्बल होती हैं। कुछ लोग इसका प्राकृतिक कारण भी बताते हैं, हालांकि मैं इससे सहमत नहीं होता हूँ। जैसे कि लड़कियों को महीने में 6-7 दिन पीरियड्स में गुजर जाते हैं, जिससे उनकी कार्यबल की क्षमता कम हो जाती है। पुरुषों की अपेक्षा 4 दिन ऐसे ही वो लोग कम हो जाते हैं, तो एक कारण हो सकता है। अब क्या हुआ ना कि अगर एंशिएंट में देखें तो जो हमारा पुरुष और मैन का जो समाज था, तो एंशिएंट में तो हम लोग अभी जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि सब कुछ ठीक था। ये हड़प्पा सभ्यता में महिलाएं अच्छे से काम करती थी, वो मूर्तियाँ मिली थी जिससे प्रदर्शित होता है कि महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। और ये वैदिक काल में सभा समितियाँ में महिलाएं भाग लेती थी, यहाँ तक कि कुश्तीकारी में भी भाग लेती थी। वो उत्तर वैदिक काल में थोड़ा सा वो डिक्लाइन शुरू हुआ। बाद में अगर हम देखें सातवाहन वंश में, तो वहाँ का समाज पितृसत्तात्मक समाज से नहीं समझा जाता था, बल्कि मातृसत्तात्मक समाज से समझा जाता था। तो यहाँ तक तो ऑन एवरेज देखा जाए तो ठीक है, समाज वहाँ का अच्छा था। लेकिन एक बात ये भी है कि ये हम उस समाज की बात कर रहे हैं जहाँ पर टॉप जो महिलाएं थी उनका ये हाल था। उस समय भी देखें अगर निम्न वर्ग की महिलाओं का, तो उनका भी वही हाल था जो बाद के वर्षों में उनका हाल था। तो ये प्राचीन काल में हालांकि ठीक था, उसको माना भी जा सकता है। और वहीं देखें मध्यकाल में सबसे बड़ा कारण मुस्लिम आक्रमणकारियों का अगर देखें तो जब मुस्लिम आक्रांता यहाँ से भारत में आई, ईरान से, तुर्क से, तो जैसे वहाँ ये था ना कि वहाँ पर बहु विवाह आदर्श प्रथा मानी जाती थी। और उन लोगों में दूसरे किसी के औरतों से शादी करना या फिर उनसे संबंध बनाना, ये हरम वगैरह पता ना क्या होता है, वो माना जाता था। तो उनसे बचाने के लिए यहाँ के पुरुषों ने अपनी औरतों को घर से बाहर नहीं निकलने दिए, तुम पर्दा प्रथा करो, घर में रहो। तो ऐसे क्या हो गया ना कि बाहर से जितने भी रिसोर्स लाने थे, वो रिसोर्स का मालिकाना हक पुरुषों के बीच में आ गया, जबकि मैनेज करने का सिस्टम स्त्रियों के हाथ में आ गया। जब ऐसा सिस्टम डेवलप हुआ तो जिसके हाथ में रिसोर्स वो लाने का अगर शक्ति आ जाता है तो समझिए वहीं शक्तिशाली है, उसकी बात मैनेज करने वाले को मानना पड़ेगा। तो वो प्रथा धीरे धीरे वो चलती आई। और एक घर की बात तो थी कि आपको पर्दा प्रथा करना है बाहर के आक्रमणकारी से बचने के लिए। तो पहले क्या होता है ना कि पहले कोई व्यक्तिगत व्यवहार बनता है, व्यक्तिगत व्यवहार प्रतिमान बनने लगता है। वहीं व्यक्तिगत व्यवहार था कुप्रथा करना, पर्दा प्रथा करना, वहीं आपका प्रतिमान बढ़ने लगा। प्रतिमान धीरे धीरे परंपरा बनता है, परंपरा धीरे धीरे अमूल्य बन जाता है। तो वहीं आजकल हम समाज में देख रहे हैं किसी भी धर्म में कि आपको घर में रहना है, वो वहीं से चीन वाई चलते आया, यहाँ पर एक मूल्य बन गया। तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड हो गया। मॉडर्न हिस्ट्री में देखें तो वहीं सारी समस्या धीरे धीरे आती चल गई थी। लेकिन वैचारिक क्रांति जो भी हुए, रूसो वाल्टेयर या फिर कार्ल मार्क्स के द्वारा, बहुत सारे चिंतकों के द्वारा, तो रिफॉर्म्स चालू हुए। इंडिया में भी देख सकते हैं कि सोशल रिफॉर्म्स के मामले में जैसे राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले के द्वारा स्कूल खोला गया, महिलाओं की शिक्षा की बात की गई, विद्यासागर द्वारा पहला स्कूल खोला गया बैतूल में। ये सब सारी चीज़ें होती आ गई। ये मॉडर्न हिस्ट्री का पूरा अपना प्रारूप था। अब देखते हैं कि वर्तमान काल में ऐसा क्या चल रहा है। तो वर्तमान काल में ये वो पितृसत्तात्मक समाज तो है ही। जैसे कि अगर व्यवहारिक रूप अगर हम लोग देखें तो एक लड़का एक लड़की एक घर में पैदा होता है। तो हम लोग यहाँ पर आ पाएँ क्योंकि हम लोग लड़के थे। हमारे ही घर में हमारी बहनें थी या फिर जो भी पढ़ाई में भले ही हमसे तेज़ हो, नो डाउट तेज़ होती ही है, तो उन लोगों को ये मौका नहीं दिया गया क्योंकि हमारे
हमारे समाज में इतनी इनसिक्योरिटी फैली है। जैसे कि NCRB के डाटा बताता है कि हर एक 13 मिनट में एक लड़की का रेप हो जाता है। हर एक वो क्या बोलते हैं कि 60 मिनट में अपहरण का वो मामला आता है। तो कहीं ना कहीं एक इनसिक्योरिटी जो है लड़कियों को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। और ऑर्गेनाइज सेक्टर जो भी संगठित क्षेत्र है जो सरकार द्वारा चालित है, जिसमें वो क्या बोलते हैं पेंशन की उपलब्धता है कि महीने पर पेंशन आ जाते हैं, वो क्या नौकरी की टेन्योर की परमानेंटली है कि उसमें अगर महिलाओं का प्रतिशत देखा जाए तो मात्र 4% बढ़ता है। वहीं पर पुरुषों का देखा जाए तो 42% बढ़ता है। तो वो भी जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में महिलाएं हैं वो कुछ ही क्षेत्र है जिसमें है। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो टीचिंग्स में, प्रोफेसर्स वगैरह में उससे आगे नहीं बढ़ पाती। राजनीति के क्षेत्र में जाए तो वहीं काटा लुढ़क के आ जाता है 10% पर पार्लियामेंट में। और क्या बोलते हैं कि ये सब बातें तो ये प्रतिशत भी हो गई कि कितना परसेंट होता है। सामाजिक हमारा समाज भी, हमारा सोशल कंडीशन भी इस तरह से हो गया है। मतलब लड़कियों के प्रति इतना उनको शुरू से ही कंडीशनिंग कर दिया गया है कि वो खुद ही नहीं चाहती हैं कि हम आगे बढ़ें। ये तो कारण हो गई। अब हम लोग बात करते हैं कि समाधान की। सरकार ने हालांकि नो डाउट बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं, सुकन्या समृद्धि योजना या फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हो, मातृ वंदना योजना हो, या बहुत सारी योजनाएँ हो। हमारा संविधान भी अगर देखें तो स्त्रियों को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है। जहाँ 1950 में जब हमारा संविधान बन रहा था तो एक तरफ यूके और US जैसे संविधान में महिलाओं को वोटिंग के राइट्स भी नहीं थे, वहीं हमारा संविधान महिलाओं को वोटिंग का राइट्स भी देता था। आर्टिकल 14 समानता का अधिकार देता था। आर्टिकल 15 लिंग जाति के बाद पर भेदभाव नहीं, मतलब लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करने को देता था। आर्टिकल 16 नौकरियों में समानता की बात करता था कि रिप्रेजेंटेशन उनका भी होना चाहिए। आर्टिकल 43 बात करता है, आर्टिकल 39 उनको लीगल राइट्स देने की बात करता है। तो नो डाउट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उनको काफ़ी प्रोटेक्ट करता है, लेकिन हम लोग वैचारिक स्तर पर या फिर अंदर से उतना सशक्त हो ही नहीं पाए कि स्त्रियों को हम लोग सशक्त कर पाए। तो ये सारे तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, आगे की राह क्या हो सकती है। जैसा कि कार्ल मार्क्स ने कहा था कि अगर स्त्रियों को आर्थिक रूप से सशक्त बना दिया जाए तो राजनीति में भी, प्रशासन के क्षेत्र में भी आगे बढ़ जाएंगे। ये ट्रिकल डाउन थ्योरी है कि ऊपर की चीज़ को सही कर दे तो छन छन के नीचे वाली चीज़ सही हो ही जाती है। नो डाउट अगर आर्थिक रूप से सशक्त बना दिया जाए तो वो और सारी क्षेत्र में निकलेंगे। और काम करने की जहाँ तक बात है हुई प्राइवेट सेक्टर में और सरकारी सेक्टर में, तो उनके लिए ऐसी व्यवस्था नहीं है कि अगर कोई महिला गर्भवती है या फिर उनका बच्चा है तो क्रेचिंग की सुविधा करानी चाहिए। दूध पिलाने के लिए उनके अलग से रूम्स या फिर वगैरह जो भी हो करानी चाहिए। और सभी अगर आप देशों में देखें जो विकसित देश हैं वहाँ पर ये पैड्स को लेकर काफ़ी जागरूकता है, पीरियड्स को लेकर ये सब जागरूकता भी बढ़ानी चाहिए। और ये सब सारी बातें हो गई। और जैसे कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि विश्व कल्याण तभी हो सकता है कि जब महिला का कल्याण हो। तो हमें महिलाओं के कल्याण पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पूरे विश्व की आधी आबादी महिलाएं हैं और कोई भी सिस्टम, कोई भी समाज एक धुरी पर नहीं टिका रह सकता है। दोनों धुरी को समान रूप से प्रतिफलित होनी चाहिए। ऐसे हम लोग महिलाओं का सशक्तिकरण। और लास्ट में वही बात है कि अपने माइंडसेट को बदलने की ज़रूरत है। मतलब किसी लड़की के साथ, किसी परिवार के जनों के साथ हमें ऐसा रहना चाहिए कि ताकि वो सहज महसूस करें कि इंसान के साथ रह रहे हैं, ना कि किसी दूसरे पुरुष के साथ। अगर वैसा हम लोग माहौल, वैसा ट्रीट बनाते हैं तो महिलाएं सशक्त होंगी। अब बाकी वो क्या बोलते हैं, इंतज़ार का मजा लीजिए। बहुत बढ़िया, इंतज़ार का तो मजा